नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य अपने कलमकार चैनल पर मैं शैलेंद्र सिंह दुहन आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आज आदरणीय अनुपम मिश्र जी के निधन पर लिखे श्रद्धांजलि स्वरूप भेंट किए 2 लेख लेकर के आए हैं। आदरणीय अनुपम मिश्र जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उन्हें कुछ भी कहने में मेरी वाणी अक्षम है। उन्हें महान समाज सेवी कहूँ, महान लेखक कहूँ, महान विचारक कहूँ, या मैं समाज को मनुष्य की दृष्टि से देखने वाला ऐसा दृष्टा कहूँ जो सचमुच बहुत आगे तक देख सकता था। मुझे पता नहीं कि मैं इनके विषय में क्या कहूँ। सचमुच आदरणीय अनुपम मिश्र जी महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनके निधन पर आदरणीय सोपान जोशी जी व आदरणीय कैलाश चंद्र पांडे जी ने श्रद्धांजलि स्वरूप 2 लेख भेंट किए हैं। हम आज आप सबके लिए वे 2 लेख लेकर के आए हैं। इन दोनों लेखों का वाचन किया है आदरणीय कैलाश चंद्र पांडे जी ने। लीजिए सुनिए आदरणीय कैलाश चंद्र पांडे जी की आवाज में ये दोनों लेख। अनुपम मिश्र, जिनके 2 लेख तीर्थाटन और पर्यटन और आने वाला पल जाने वाला है, ये 2 लेख आपने इतनी आदर और श्रद्धा से और प्रेम से आपने सुने। हमारे साथी शैलेंद्र सिंह जी का अनुरोध था कि अनुपम मिश्र जी के बारे में कुछ उनका परिचय भी दिया जाए, ताकि आगे भी जो बहुत से लेख जो हम संभवतः रिकॉर्ड करके आप तक लाएंगे, उनके विषय में आप कुछ जान सकें। मैं कोई अनुपम जी के विषय में परिचयात्मक भाषण तो नहीं दे सकता। मैं अनुपम जी के निधन पर, जो कि दिसंबर 2016 में उनका निधन हुआ, उनके जाने के बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान ने गांधी मार्ग अपनी पत्रिका में उनकी स्मृति में एक विशेष अंक निकाला था, जिसमें से 2 लेख हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। एक हमारे आपके जाने परिचित हमारे बहुत सहृदय मित्र श्री सोपान जोशी, और दूसरा मैंने स्वयं उनको श्रद्धांजलि के रूप में इस विशेषांक में उनके विषय में जो लिखा था, वो मैं 2 लेख आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पहले, सफ़ेद चादर, सोपान जोशी। ईश्वर से जो कुछ मांगो सावधानी से मांगना चाहिए। अनुपम मिश्र कहा करते थे, जो मांगो बहुत बार वह मिल भी जाता है। लगता है कि जो मांगा वह पर्याप्त नहीं था। धन, दौलत और सफलता मांगने से, मेहनत करने से मिल भी जाती है, फिर उसकी तुच्छता का एहसास भी होता है और शिकायत भी। फिर भांति भांति के बाबा गुरुओं के पास जाकर उस शांति को तलाशना भी पड़ता है जो पहले ही सहज रूप में मिल जाती। अनुपम मिश्र कुछ ऐसे इने गिने लोगों में थे जिन्होंने ईश्वर से, प्रारब्ध से जो कुछ मांगा वह बहुत ऊंचा था। वह उन्हें मिला भी। उसके साथ उन्हें वह सब हासिल हुआ जिसे पाने की उन्होंने न तो कभी इच्छा की और न कोशिश। क्या मांगा था उन्होंने? अच्छे लोगों से घनिष्ठ संबंध और अच्छे सामाजिक कर्मों में योगदान। धन्यवाद। सामाजिक कामों में योगदान, बस और कुछ नहीं। वे कम में संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति थे। उन्हें मिला क्या? दुनिया भर में फैले प्रियजनों का एक लंबा चौड़ा संसार, अपार सम्मान और प्रेम, तरह तरह की महफिलों का दिल जीत लेने वाले वक्ता की ख्याति, अनगिनत पाठकों का मन छूकर उसे बदल देने की ताकत, अपने सौंदर्य बोध से बड़े बड़े कलाकारों को सहज ही रिझाने और अपनी ओर आकर्षित करने की असाधारण क्षमता। बहुत से लोग उन्हें लाखों में बिकने वाली किताब आज भी खरे हैं तालाब के लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन यह उनकी शख्सियत का एक पहलू भर था। एक छोटा सा पहलू। आपको देश के कोने कोने में ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि सामाजिक दृष्टि से
पर्यावरण का काम करने की प्रेरणा उन्होंने अनुपम मिश्र से ही मिली। ऐसे लोग आपको दक्षिण भारत में भी मिलेंगे। हालांकि अनुपम मिश्र केवल हिंदी में काम करते थे। हमारे यहाँ जल प्रबंध के पारंपरिक तरीकों को जानने वाले और भी हैं, लेकिन उन्हें जैसा अनुपम मिश्र ने समझा, जैसा उसका वर्णन किया, वैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। 1970 के दशक में उत्तराखंड में उभरे चिपको आंदोलन के वे शुरुआती हरकारे थे। जिन आँखों से अनुपम मिश्र ने पर्यावरण और उसके सामाजिक संस्कार को समझा, वह आँख उनकी अपनी ही थी। वह आँख किसी ऐसे व्यक्ति की ही हो सकती थी जिसे कहीं जाने की, कहीं पहुंचने की जल्दी, किसी तरह की हड़बड़ी नहीं थी, जिसके पास छोटी से छोटी जगह पहुंचने के लिए तैयारी करने का पर्याप्त समय था। किसी भी अच्छे काम में खुद को झोंक देने और उसे अच्छे से अच्छा करने की कला थी। फिर उस काम का श्रेय किसी और को सौंपकर दूसरों को तैयार करने का अपरिग्रह भी था। इतने गुण किसी ऐसे ही व्यक्ति में हो सकते हैं जो बहुत भारी चीज़ों को भी आसानी से उठाकर अपनी मस्ती में चल सकता है। बात बात में अनुपम मिश्र लोगों से कहा करते थे, किसी बात का बोझा मत बनाओ, जो भी करो खेल खेल में करो। वे ऐसे ही चलते फिरते, आते जाते, उठते बैठते इतना गहरा और गंभीर काम कर गए कि 19 दिसंबर को हुए उनके देहांत के बाद से श्रद्धांजलियों का तांता लगा हुआ है। इतना गहरा काम इतने हल्के हाथ से अगर कोई करे तो निश्चित है कि उसके अंदर असाधारण संतुलन है। वह संतुलन अनुपम मिश्र में पैदाइशी था। उनके माता पिता दोनों ही गांधी विचार और देसी सामाजिक जीवन में रमे हुए लोग थे। उनका जन्म वर्धा के जिस महिला आश्रम में हुआ था, वह गांधी जी के सेवाग्राम के पास ही है। उनके पिता भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी कविता के प्रसिद्ध नामों में से हैं, जिनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता की भी थी और स्वतंत्रता सेनानी की भी। इस विरासत का अनुपम मिश्र पर असर खूब गहरा था, बोझ एकदम नहीं था। सन 1969 से लेकर अपनी मृत्यु तक वे गांधी शांति प्रतिष्ठान में ही काम करते रहे। ऐसे कितने लोगों को जानते हैं आप जिन्होंने एक संस्थान की सेवा में अपना जीवन काट दिया हो। उनके दफ्तर में देश भर से आए लोग ऐसी बेबाकी से घुस जाते थे जैसे वे अपने घर में घुस रहे हों। दुख सुख से लेकर देश दुनिया ब्रह्मांड तक की बातें होती रहती थी और अनुपम मिश्र अपने काम भी साथ साथ करते रहते थे। किसी उस्ताद कारीगर की कुशलता के साथ हल्के कोमल हाथ से वे ऐसा करते थे क्योंकि उनकी गाड़ी गहरे सामाजिक भाव से के ईंधन से चलती थी। ऐसे न जाने कितने होंगे जो उन पर अपना जन्मजात अधिकार मानते हैं, क्योंकि वे संबंधों को प्यार से निभाते थे। उनसे मिलने और करीब करीब नियमित रूप से ऐसे मानसिक रोगी आते थे जिन्हें उनके अपने घर परिवार ने तज दिया था। अनुपम मिश्र उनसे भी ऐसे ही मिलते थे जैसे वे किसी मंत्री या बड़े उद्योगपति से मिलते थे। उन विक्षिप्त लोगों में ऐसे भी हैं जिन्हें दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं है। वे अपनी मन की बात केवल अनुपम मिश्र से ही कहते थे। गंभीर से गंभीर मंत्रणा को रोककर अनुपम मिश्र उनसे कुछ खुफिया बात करने बाहर चले जाते थे। जितनी हो सके उसकी मदद भी वे उनकी करते थे लगातार। वापस कमरे में आकर सभी को याद दिलाते थे कि मानसिक असंतुलन एक लॉटरी है, किसी भी दिन किसी की भी खुल सकती है। कबीर के एक दोहे में पर्यावरण का एक अनन्य पाठ है, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। 69 सालों तक अनुपम मिश्र ने दुनिया को एक चादर की तरह ओढ़ा। जब यह चादर उतार कर वे कैंसर के हवाले हुए तो उनकी चादर पहले से भी ज़्यादा साफ थी, पहले से भी ज़्यादा बड़ी थी, पहले से भी ज़्यादा सुंदर थी। ऐसा आप कितने लोगों के बारे में कह सकते हैं। दृष्टिबाधित कर्मबाधित, कैलाश चंद्र पांडे।
अनुपम जी को सुनना, पढ़ना और उनके संपर्क में आना अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। व्यक्तिगत परिचय बड़े भाई ब्रजमोहन पांडे जी के माध्यम से लगभग 10 वर्ष पहले हुआ। गांधी मार्ग का नियमित पाठक रहा हूँ। गांधी विनोबा के प्रति विशेष श्रद्धा है। अनुपम जी में इन दोनों की झलक देखता रहा हूँ। मैं स्वयं तथा दिल्ली का ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन उनके स्नेह संबंध के पात्र रहे हैं। 4 जनवरी 2009 लुई ब्रेल की जन्म शताब्दी का समापन समारोह था। आज भी खरे हैं तालाब के ब्रेल संस्करण के विमोचन पर अनुपम भाई हमारी संस्था में उपस्थित थे। हम इस महत्वपूर्ण किताब को दृष्टिबाधित पाठकों तक ले जा रहे थे। लगभग 200 प्रतियां बनी। 100 प्रतियां मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदकर विभिन्न पुस्तकालयों में वितरित की। अनुपम जी ब्रेल के महत्व को बखूबी समझते थे। ब्रेल लिपि पर अरविंद गुप्ता का एक लंबा लेख गांधी मार्ग में उन्होंने प्रकाशित भी किया था। यदा कथा अनुपम भाई हमारी संस्था में आते रहे, छात्रों को संबोधित भी किया। फिर तो गांधी मार्ग में प्रकाशित लेखों का वाचन और ब्रेल में प्रकाशित करने का सिलसिला भी चल पड़ा था। लेखों पर चर्चा भी होने लगी। इस तरह हमारे छात्र अनुपम जी के पाठक और प्रशंसक बनते गए। धीरज, जो अभी LLB के 4थे वर्ष के छात्र हैं, आज भी अनुपम जी के प्रेरक शब्दों को याद कर रोमांचित हो जाते हैं। 2 अक्टूबर 2007 को संस्था में आयोजित प्रार्थना सभा में अनुपम जी ने कहा था, दृष्टिबाधित हैं पर कर्मठ तो हैं। समाज में तो बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें कर्मबाधित कहना ही उपयुक्त होगा। गांधी जी की आत्मकथा और हिंद स्वराज का अनुवाद जापानी भाषा में भी हुआ है। अनुवादक हैं प्रोफेसर तोशियो तानाका, जो मेरे शिक्षक भी रहे। वे टोक्यो विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने मूल गुजराती से अनुवाद किया। 2014 में अपनी जापान यात्रा के दौरान टोक्यो में प्रोफेसर तानाका से 23 वर्षों के अंतराल के बाद फिर मिलना हुआ। तानाका जी ने अपने दोनों अनुवाद भेंट स्वरूप दिए। जब मैंने अनुपम जी से अपने परिचय की बात बताई तो गदगद हो उन्होंने जोर से मेरे दोनों हाथों को अपनी हथेलियों के बीच दबाया और एकटक मेरी ओर देखने लगे। कैसी अनुपम, सहज और सुंदर भाषा थी उनकी। 80 से ऊपर की श्रीमती सरोज गुरनानी एक समर्पित स्वयंसेविका हैं। 25 वर्षों से भी अधिक से हमारी संस्था के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाती रही हैं। आज भी खरे हैं तालाब पढ़ना उनके लिए एक अप्रत्याशित सुखद अनुभव बन गया। भाषा की गरिमामय सादगी, साफ माथे का सोच, जल, जंगल और समाज के परंपरागत अंतर संबंध सबने उनको ऐसा छुआ कि उन्होंने आज भी खरे हैं तालाब को छात्रों के लिए खुद पढ़कर रिकॉर्ड कर डाला। सरोज जी ने आग्रह कर अनुपम जी के लेखों तथा उनके पिताजी की कविताओं को श्रद्धा और चाव से पढ़ा। वे आज हिंदी की एक नई पाठक बन गई हैं। 2 महीने पहले ही अनुपम जी का फ़ोन आया। बोले, अस्पताल से लौटते हुए आपकी संस्था के सामने से गुजर रहा था तो आपका स्मरण हुआ आया, आइए कभी मिलते हैं। कुछ दिन बाद फ़ोन लगाया तो बहन जी ने बताया कि अभी अस्पताल में है, कष्ट कुछ कम है, मिल सके तो उन्हें अच्छा लगेगा। भाई ब्रजमोहन पांडे के साथ अस्पताल के वार्ड में अंतिम भेंट हुई। कोई विषाद नहीं, वही चिरपरिचित अंदाज में समाज, व्यवस्था आदि पर चुटकियां। लग नहीं रहा था कि वह हमें छोड़कर जा रहे हैं। धन्यवाद।